शनिवार को राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक सियासी अखाड़ा बन गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अब पूरा माजरा एक बार समझ लीजिए। 2047 तक भारत की आजादी 100 साल की हो जाएगी। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार चाहती है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा किया जाए। लक्ष्य भी रखा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग की बैठक हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की ये 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक रही, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। तो वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन, या यूं समझिए कि उस खेमे के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस मीटिंग से किनारा किया, यानी कि बायकॉट किया। दरअसल बजट में असमान आवंटन को लेकर INDIA खेमा और इसके मुख्यमंत्रियों ने बैठक से दूरी बनाई है और लगातार वो आरोप भी लगा रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मीटिंग में शामिल होने के बाद बायकॉट किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बोलने के दौरान उनके माइक को बंद कर दिया गया, जबकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 10 से 15 मिनट और कईयों को तो 20 मिनट तक का भी बोलने का वक्त दिया गया। खैर, ये सभी जानते हैं कि माइक को बंद करने के आरोप पर सियासत जो है वो नई नहीं है। कई बार राहुल गांधी भी आरोप लगाते रहे, लेकिन इस सियासत की, ममता बनर्जी की इस सियासत की नींव में मौजूद जख्म नहीं नासूर है। लेकिन विकसित भारत से विपक्ष को क्यों परहेज है, इसी पर सवाल है और इसी पर चर्चा भी करेंगे। मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है, अब 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, अब आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर पार्टी, हाउ द कंट्री विल रन? व्हेन यू आर इन पावर, यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। बुमन আছে बॉयज एंड गर्ल्स, बुमन আছে। मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मेरे मुंह माइक स्टॉप कर दो। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed. देखिए, इस बीच आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। JP नड्डा, जो कि मौजूदा समय में अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीति आयोग की बैठक के साथ बीजेपी ने उस मीटिंग के बाद अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई है, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा होगा, मंथन होगा और आगामी रणनीति पर बातचीत करने वाले हैं। और ये सभी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के हैं, या यूं समझिए कि NDA शासित राज्यों के। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं समय पर, जब लगातार नीति आयोग की बैठक को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। इस बीच बीजेपी भी अपनी इंटरनल मीटिंग कर रही है और ये मीटिंग 2 दिनों तक चलने वाली है। 27 और 28 जुलाई, यानी कि आज और कल 2 दिनों तक ये मीटिंग जारी रहेगी। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में रुद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। यश श्रीवास्तव कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ में, कुंवर अजय सिंह JDU से जुड़े हमारे साथ में प्रवक्ता हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका भी। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ में जुड़े हुए हैं TMC से, बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। महेश वर्मा जी BJP से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है महेश जी आपका भी।
शुरुआत संजय जी मैं आपके साथ करूंगी। सर पिछले दिनों 6 दिन पहले, मैं चर्चा की शुरुआत आज से नहीं करूंगी, 6 दिन पहले थोड़ा सा मैं चर्चा को लेकर के जाऊंगी। 6 दिनों पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें टीएमसी के सांसद मौजूद नहीं रहे थे और टीएमसी शहीद दिवस रैली में अखिलेश यादव के साथ में ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट और मंच दोनों ही शेयर किया था। उस दौरान आपने दावा किया था कि सरकार गिर जाएगी और आज नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी पहुंचती हैं, आरोप लगाती हैं, माइक बंद कर दिया गया। सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र से जो आपका 7,500 करोड़ का जो बजट बाकी है, जो मदद मिलनी चाहिए, जो फंड बाकी है, उसको मांगने का कुछ और तरीका भी हो सकता था? संजय जी। जी सर बोलिए, बहुत बढ़िया आवाज है आपकी, बोलिए सर। देखिए पहली बात तो हमको हर मांग को अपनी तरफ से सामने रखने की कोशिश, हम लोगों ने पिछली बार आपको धरना भी दिया था। हमारे का जो 1,70,000 करोड़ रुपए बकाया है, हमें उसकी मांग भी की हुई थी और जिस तरीके से राज्य को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए बारे बातचीत करने और क्या ममता बनर्जी को 5 मिनट, ये तो अन्याय वाली बात है ना। देखना ही पड़ेगा कि आप एक जहाँ पे ज्यादा सर देखिए, नीति आयोग की बैठक के अंदर ना आप मौजूद थे, ना मैं मौजूद थी, ना यहाँ पर बैठा कोई प्रवक्ता मौजूद था। लगभग मीडिया के सामने भी बैरिकेडिंग्स होती हैं, वो भी ज्यादा एंटर नहीं कर सकते, ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। लेकिन जो फुटेज अभी तक सामने आई है उसमें स्क्रीन पे सामने ममता बनर्जी बोलती नजर आ रही है और सामने जो एक अलर्ट बेल होती है, उस बेल को बजाने की भी नौबत नहीं आई और ममता बनर्जी बैठी और उठी और उसके बाद अपनी जगह को छोड़ करके चली गई। अन्याय कहाँ हुआ? देखिए पहली चीज है, अगर पूरा का पूरा अगर ममता बनर्जी का माइक बंद नहीं किया है तो पूरा फुटेज आपको सामने रखना चाहिए। अगर आप गलत नहीं है, आपके पास फुटेज है तो उस फुटेज को सामने रखिए, पानी हो जाएगा। लेकिन वो सामने रखेंगे नहीं, बयानबाजी होगी केवल होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी है, उनको उम्मीद नहीं थी कि आ जाएंगे। तो ये तो फंड तो सर हिमाचल भी मांग रहा है, फंड तो सर हिमाचल भी मांग रहा है। हिमाचल के सीएम ने बाइकआउट कर दिया। इस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना आपको लगता है क्या कि बहुत ज्यादा ठीक था? ये कहीं ना कोई तो प्लेटफॉर्म आरोप तो सर सभी लगा रहे हैं कि असमानता की गई है बजट के अंदर, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये तरीका जिसमें विकसित भारत की बात हो रही है जी, ये ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ तो बात कर सकते हो। प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था जहाँ पे वो बात को रख सकती थी, लेकिन उनको बात को रखने दिया नहीं गया। मैं तो सामने मैं खुलेआम सब देता हूँ, मैं कार्ड इवेक्ट कर चुका हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। अगर आप माइक बंद नहीं किया है तो जारी कर दीजिए कि खुद जो है वो करके जो है और वो जो है केवल फुटेज आ रही है, बदनाम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम। ऐसा कहीं कुछ नहीं, सिंपल बात है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है, आप माइक बंद, अधिकारी का माइक बंद। ठीक है, ठीक है, मैं इस पर भी आपसे जवाब लूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्यों माइक बंद किया गया होगा। चलिए उससे पहले मैं महेश वर्मा जी से पूछ लेती हूँ। महेश जी, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, उनका माइक बंद कर दिया गया, क्या ऐसा है जो कान में एकदम पारे की तरह पिघलता है और चला जाता है और दिल छलनी कर देता है कि आप बोलने नहीं दे रहे उनको? भाई क्या बड़ा आरोप है? ममता जी इस देश में एक अराजकता की एक विशाल बन गई। नीति आयोग जो एक गवर्निंग काउंसिल है, इसकी आज मीटिंग थी और उस मीटिंग में मेंबर होने के नाते उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हर बार भी वो आती थी, हर बार यही करती थी। हर बार क्या उनका यही होता था कि माइक बंद हो जाता था। इस बार ही ऐसा क्या हो गया कि अब उनको लग रहा है कि भाई माइक में दोष है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली अगर कहानी अगर कहीं वो
कुक कर रही हैं और उसके जरिए अब वो राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी विडंबना है। पश्चिम बंगाल जिस तरह से कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है आज, जब वो 2011 में सरकार में आई तो 2 लाख वहां का 2 लाख करोड़ कर्ज था, आज 7 लाख करोड़ कर्ज है। वहां एक भी स्कूल, एक भी जिनमें से कॉलेज, कितना केंद्र एक ने भी नहीं दिया है हॉस्पिटल, सर? जिनमें से कितना केंद्र ने नहीं दिया? भी मैं कह रहा हूं, अगर उनमें कहीं भी, अगर कहीं उनको विश्वास होता फेडरल सिस्टम में, हम तो उनको मुख्यमंत्री मानते हैं ना। वो इस देश में अपने आप को जो है कहीं प्रधानमंत्री घोषित की हुई है। वो जिस तरह से और जिस तरह से उनका समर्थन किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी अराजक स्थिति की समर्थन किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी हर बात पे ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं कि पता नहीं, मतलब वो देश के जो बंटवारे की बात करता हो, जो देश को ये सोचता हो कि भाई पश्चिम बंगाल इस देश में है ही नहीं, वो इस देश के मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी अराजक और विस्फोटक स्थिति बना के राजनीति करने का मतलब क्या है, वो इसका जवाब दे। पहली बात। दूसरी बात कि आज नीति आयोग में जो आपने कहा कि मैं तो देख रहा था कि हेमंत सोरेन थे, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कहा गया कि भाई इंडिया गठबंधन का कोई भी चीफ मिनिस्टर आया ही नहीं। तो एक तो ये बात है कि हमारे भी नीतीश कुमार जी की बात कही जा रही है कि वो भी नहीं आए। तो ना आने से और किसी के पार्टिसिपेशन नहीं होने से किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का महत्व कम नहीं हो जाएगा। लोकतंत्र है, इसमें जो सिस्टम है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों का कल्याण करना है भारत सरकार को, उससे हम पीछे नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी बेशक अपने राजनीतिक कारणों से बंगाल को दलदल में फंसाती चले जाएं, वहां कुछ भी ना करें, लेकिन हम वहां एम्स खोलेंगे, हम हाईवे बनाएंगे, हम बंदरगाह बनाएंगे, हम जितना काम करना है करेंगे। ये मुख्यमंत्री लेकिन सर जो है मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको पैसा नहीं प्रोवाइड कराएंगे। मनरेगा के मजदूरों को पैसा नहीं प्रोवाइड कराएंगे। अगर कोई ऐसी चीज होती तो आज वो बताते ही ना। कम 2744 करोड़ तो आप पूछ रही हैं सवाल, 2744 हजार करोड़ रुपए बकाया है सर, और ये सिर्फ मजदूरी है सर। ये सिर्फ मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर में किसी और स्टेट में ये हालत क्यों नहीं है? किसी और स्टेट की ये स्थिति परिस्थिति क्यों नहीं बनी है? वो पश्चिम बंगाल में ही क्यों बनी है ऐसी? ये वो बताएंगी ना। और किसी स्टेट में मनरेगा का ड्यूज क्यों नहीं है? और भी विपक्षी मित्रों का हमारी सरकार चल रही है, तमिलनाडु में है, केरल में है, वहां क्या इस तरह की स्थिति है जो कोई कह दे कि हाँ हम लोग कहीं भेदभाव या ऐसा हम लोग जो है निष्पक्ष नहीं है, विपक्ष को हम कहीं परेशान कर रहे हैं? सवाल यह है कि आपकी अगर कहीं कमियों की वजह से या आपके जो एक सरकारी व्यवस्था में जो क्लेम करने का होता है या फेडरल सिस्टम में जो पैसा लेन देन करने का जो तौर तरीका है, उससे अगर कहीं आप चूक रहे हैं, उससे कहीं आप सही समय से नहीं दे रहे हैं, और फिर आप उसका केंद्र के स्तर पे ठिकरा फोड़े और कहें कि देखिए भाई केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, ये तो जाति आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिनसे आप मजदूरी मनरेगा में करा रहे हैं। फंड वो आपको फेडरल सिस्टम में आपको किसको दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका बिल रेज करती है। जो तौर तरीका है वो बिना अपनाए उनको पैसा कैसे दे दिया जाए, जैसे वो वहां करती है कि वहां अभी तक आपको सुन के पूजा जी आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी योजनागत तरीके से कार्यक्रम नहीं चल रहा है। वहां जो कर्जा का पैसा लिया जाता है वो भी मौलवियों के तनख्वाह में बांट दिया जाता है, वो तीज त्योहारों में बांट दिया जाता है। इस तरह का जो है चीज करने से वहां की दशा और दुर्दशा उसमें सुधार नहीं होगा। और उसके समर्थन में कौन खड़े हैं? ये सारे भ्रष्टाचारी, ये सारे गैंग जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। आज जो है एक शब्द भी ममता बनर्जी के इस बात पर कौन बोला? किसी ने नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को हम अपने
शरण देंगे, क्या मतलब बनता है? एक ठीक है। आदमी जो है उठता है, ठीक है, सबसे मुख्यमंत्री आके पहले कहता मैं है कि ओपनिंग रिमार्क ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आती हूँ सर, मैं आपके पास आती हूँ, दोबारा आती हूँ। जेल निकालिए, क्या मतलब बनता है यश जी, इसका? यश जी, बंगाल में संत नजर आती हैं ममता बनर्जी, यहाँ आते ही शैतान हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से ईर्ष्या है ममता बनर्जी को। ये स्टेटमेंट कुछ रास नहीं आया सर। कि मुझे पूरा विश्वास है कि समय यहाँ नीति आयोग और ममता बनर्जी का जो आज हुआ है उस समय बात कर रहे हैं, और ममता जी ने जो बात उठाई उसका माइक आयोग में बंद कर दिया गया के बाद, जबकि बाकी नेताओं को समय दिया गया। और ये बात हम मान लें कि ममता जी गलत, तो यही चीज संसद में भी हुई है प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ। तो ये बातें विचार करने योग्य हैं। सारा विपक्ष कोई बात कह रहा है तो आप सिर्फ उसको, क्योंकि आप नहीं, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हार्डकोर और सिमिलर लग रहा है ममता बनर्जी से, लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो कुछ और कह रहे हैं सर। नहीं, मैं इसलिए आपको फिर से कह रहा हूँ कि हम नीति आयोग पर फोकस कर, अलग अलग लोगों के विचार, लोगों के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, क्षेत्रीय राजनीति कुछ हो सकती है, लेकिन इस समय भारत और नीति आयोग के संदर्भ में बात करना मैं ज्यादा जरूरी समझता हूं। यदि आप बुरा ना माने तो मैं उसी बारे में बात करना चाहूंगा। नीति आयोग से विपक्ष की जो विरोधाभास है या मतभेद है वो ये है कि आप हमारी बात सुन नहीं रहे। अब थोड़ी देर के लिए आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने भाजपा को इतना सुना। चाह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है उस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस उससे किनारा करती है, ऐसा कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि नीति आयोग के संदर्भ में ये जो बात उठी है उसे गंभीरता से लिया जाए। किसने क्या कहा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कई विपक्षी राज्यों का बहुत पुराना एरियर्स अभी तक रुका हुआ है। यदि आप विपक्ष के एक व्यक्ति को बोलने भी नहीं देंगे और उसके बाद आप इधर उधर के तर्क लाके रखेंगे तो उससे देश नहीं चल सकता। थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल भी जाएं अगर, तो नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था, जो खबरों में अपने नाम के कारण नहीं रहता था, वो उसके पंचवर्षीय योजना के कारण खबरों में रहता था, उसके नीति आयोग बनने के बाद क्या हुआ उसे भी थोड़ा सा याद करना चाहिए अगर नहीं शौक है हमें इतिहास में घुसने का। तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद आयोग लगा हुआ है। मुझे तो ये इसमें भी मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाई देती है, बात को आप विवाद कह के बोल सकते हैं, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया आयोग, ये मुझे कुछ शब्द जम नहीं रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो पहली योजनाएं इस नीति आयोग ने बताई उनमें से एक योजना थी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में 75,000 करोड़ का हम निवेश करवाएंगे। वो अंडमान निकोबार जिसकी टोटल जीडीपी इस देश में 1.2 बिलियन डॉलर है, यानी 10-12 हजार करोड़ के आसपास है, वहां आप 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके गए जो आज तक हो नहीं पाया है। और उसमें भी वहां के स्थानीय लोगों का विरोध था क्योंकि उन्हें पर्यावरण और अपने खुद के रहने की समस्या दिखाई दे रही थी। उसके बाद 2021 में इन्होंने ओयो नाम के एक प्राइवेट ग्रुप के साथ मिलकर बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ इनिशिएटिव किया था, उसका भी पता नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बात की कि 2016 में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, कहां है वो? कहीं नहीं है। नीति आयोग हमको सिर्फ इतने में दिखाई देता है कि कोई एक अजीब सा प्रोजेक्ट आता है जो कभी पूरा नहीं होता। स्मार्ट सिटी आज तक पूरी नहीं हुई है और इस बजट में क्रिएटिव विकास की बात हो रही है। बुलेट ट्रेन आज तक पूरी नहीं हुई है और इसलिए इस अजीब सी बैठक में आप लोगों को शामिल होना नागवार गुजरता है। नहीं, हमें शामिल होना नागवार नहीं गुजरता। हम साफ ये कहते हैं कि आप यदि हमारा पैसा भी क्लियर नहीं करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि इन राज्यों में महंगाई है, हमारे राज्यों में महंगाई नहीं है, तो हम उसके लिए अपनी बात कहें तो कहां कहें? नीति आयोग में तो आप हमारा माइक बंद कर देते हैं। भाई जितने भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, विपक्ष दलों के राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्रियों ने आने से मना कर दिया। ममता जी आई तो उनका माइक बंद हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि ममता जी को कम से कम उनकी बात बोलने दी जाती तो भाजपा वाले ये कह सकते थे विपक्षियों से कि आपने नहीं आके गलती की, देखिए ममता जी अपनी बात कह के गई। उन्हें भी तो उनकी बात कहने नहीं दी गई। ठीक है, चलिए हमारे साथ में कुंवर अजय सिंह भी जुड़े हुए हैं जेडीयू से।
सर नीतीश कुमार जी क्यों नहीं शामिल हुए? इतना बढ़िया पैकेज मिल गया, कह भी रहे थे काम बहुत हुआ है, काम बहुत बाकी है, दोनों डिप्टी सीएम आए, सीएम नहीं आए और पूजा जी हमला है इस बात का। पूजा जी, माननीय केसी त्यागी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये कुछ पर्सनल मैटर था जिसके वजह से उपस्थित नहीं हो पाए, बाकी इसका कोई राजनीतिक लेना देना नहीं। और रही बजट में मिलने की बात, तो जब हम परिवार की बजट बनाते हैं तो परिवार के हर सदस्यों के लिए अलग अलग बजट होता है, जिसमें हम तो मतलब आप ये कह रहे हैं हिमाचल, पश्चिम बंगाल और अन्य जो बीजेपी अशासित राज्य हैं वो परिवार के सदस्य नहीं है, आप परिवार के सदस्य हैं। जी 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 परिवार में कोई बच्चा है, उसे दूध की जरूरत होती है, कोई बीमार है उसे दवा की जरूरत है, कोई पहलवान है उसे और पौष्टिक आहार की जरूरत है। तो जिसकी जैसी जरूरत है, अब बिहार में जिस तरीके से बाढ़ आती है, क्या वैसा बाढ़ हिमाचल में भी आती है क्या? हिमाचल में पिछली बार आप तबाही की तस्वीर नहीं देखी क्या सर? भौगोलिक स्थिति मंडी में क्या हाल हुआ आपने देखा नहीं सर? बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार सर मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि बिहार का हाल बेहाल रहता है, लेकिन आप इस तरीके से किसी और राज्य की आर्थिक और उसकी भौगोलिक स्थिति की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। नहीं पूजा जी, मैंने किसी की धज्जी उड़ाने की बात नहीं कहा। मैंने ये कहा कि परिवार के मुखिया का यह कर्तव्य है कि परिवार में जिस तरीके के सदस्य हैं वैसा उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो वहीं जो देश का प्रधानमंत्री है उसे उसे पूर्ण रूप से यह अधिकार है कि वो देश के अन्य राज्यों को, हर राज्यों को एक समान देखते हुए जो उनको जिस तरीके से जिसकी जो जरूरत की आवश्यकता है उसके अनुसार बजट में उसकी बंटवारा करे। और ये बजट बहुत ही सराहनीय बजट रहा। रही बात ममता दीदी का, तो माननीय ममता दीदी जब कलकत्ता में रहती हैं शांत रहती हैं, अधिकांशता दिल्ली को निगलेक्ट अजय जी गजबे बात कर दी आपने। हमरे थाली में रसगुल्ला तो दावत बड़ी अच्छी है, उनकी थाली में सूखी रोटी तो कोई बात नहीं। क्या गजब हाल है आपका भी। रुद्र प्रताप जी के पास मुझे जाने दीजिए सर, रुद्र प्रताप जी के पास जाने दीजिए क्योंकि ब्रेक का टाइम हो जाएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेती हूँ। रुद्र प्रताप जी, एक अजीब सी थ्योरी में उलझा दिया यहाँ पर कुंवर अजय सिंह जी ने, और रसगुल्ला भोज में भी उनको आनंद तो आ रहा है लेकिन बाकी और राज्यों और परिवार के सदस्यों का उनको तकलीफ नजर नहीं आ रही है। लेकिन मेरा औचित्य सिर्फ इतना है रुद्र प्रताप जी, लेकिन वहां पर कौन मौजूद था कौन नहीं मौजूद था ये सारी अंदर की बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये जो स्टैंड लिया अपनी बात रखने के लिए, क्या ये बहुत वाजिब स्टैंड था? इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कर सकती थी वो? देखिए पूजा जी, कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का मतलब हो गया है कि विरोध करना। केवल उन्होंने एक ही स्ट्रेटजी अपना ली है कि कोई भी बात हो तो उसका विरोध करना। आप नीति आयोग की मीटिंग में आ रहे हैं, वहां पर भी आप राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। आपको उस मीटिंग में शामिल होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आप उस बाकी लोगों की भी बात तो सुनना होता है। मीटिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको बोलना और निकल जाना है। और ये बहुत छोटी और बहुत हल्की बात हो गई भारतीय राजनीति के लिए कि मेरा माइक बंद कर दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे कम टाइम दिया जा रहा है। ये सब देखिए बहुत छोटी और निचले स्तर की राजनीति हो गई। अब आप नीति आयोग की मीटिंग का बाइकआउट करते हैं, ये कहाँ की राजनीति है? आप अपने पक्ष को रखिए तो अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है उनको तो मौका मिल रहा है अपनी राज्य की बात रखने के लिए। सरकार अगर उस पर काम नहीं करती है तो उसके लिए आपके पास समय है, आप उस पर राजनीति करिए कि मेरी मांगे नहीं मानी गई। लेकिन आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, मीटिंग में आकर के आप ये कह रहे हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया जा रहा है, बाहर आकर के आप अपनी बात रख रहे हैं। ये सब चीजें राजनीति में शोभा नहीं देती। और खास करके ममता बनर्जी बड़ी नेता हैं और विपक्ष से जाकर के वो सत्ता तक आई हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जो सफर है कि बहुत जल्दी का राजनीति का है, बहुत पुराना सफर है। तो उनके लिए ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं। उनको
को और भी मौके हैं, राजनीति करने के और तरीके हैं, उसको अपनाना चाहिए। लेकिन हर जगह केवल राजनीति हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है उचित है। और ये जो विक्टिम कार्ड वाली राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा है। अपने पक्ष को रखने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, उसको अपनाइए। अब राहुल गांधी की जैसे संसद की बात हो रही है कि उनका माइक बंद कर दिया गया है, उस पर क्लियर कर दिया गया भाई माइक बंद करने का प्रोविजन नहीं है। और अगर हम एक सेकंड के लिए कह रहे हैं टेक्निकल खामी, आप ही के डिबेट में बहुत सारे लोगों के नेटवर्क नहीं आते हैं, आवाज नहीं आती, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आपने उनका आवाज बंद कर रखी है? ये सब चीजें बहुत, आपके पास और मौका है बोलने के दोबारा। संजय जी आऊंगे मैं आपके पास। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बातचीत करेंगे इसी बात पर कि बात रखने का तरीका कुछ और भी हो सकता था क्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ। रुद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव जी, कुंवर अजय सिंह हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हैं, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से, महेश वर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले संजय चक्रवर्ती हाथ रेस कर रहे थे। संजय जी बोलिए। देखिए ऐसा बात जो है, हमारे ठाकुर साहब जो है पूरा ठेका ले रखा हुआ है कि बीजेपी को किस तरह से आगे उठाया जाए, हम लोगों को किस तरह कोसा जाए। चुनाव से पहले भी ये बोलते थे कि हम लोग 5 स्टार होटल में चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकल जाते थे। तो ये चुनाव में जब हम लोग 235 सीटें जीत करके आए तो ये इन्होंने जितवाया है। अब तो अगर हम लोग तो आप आई नहीं, नहीं अब अभी सुन लीजिए, आपकी बार तो आप आई नहीं। नहीं अभी आ रहे रुक जा, मुझे बातें करने दीजिए, थोड़ा सा बोलने दीजिए। तो इनकी बातों को मैं इन्हीं को सुना रहा हूँ। ये जब भी डिबेट मेरे साथ करते थे तो हमेशा ये करते थे हम लोग 5 स्टार होटल में चाय नाश्ता करते हैं और घर चले जाते हैं। बीजेपी सड़क पे उतर के काम कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो फालतू में जीत गए इस बार। और दूसरी बात ये आती है कि अभी जो बोल रहे हैं कि माइक बंद करने के बाद सत्ता पक्ष की माइक क्यों नहीं बंद होती? वहां पे हाई फ्रिक्वेंसी है रहता है क्या कोई कि वहां पे कोई भी बोलता है तो उनकी एक बार भी माइक नहीं बंद होती है, विपक्ष की माइक बंद होती है, जबकि डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। तो क्या ऐसा क्या सत्ता विपक्ष के जितने नेता है वो क्या नाटक कर रहे होते हैं, केवल मुंह चला रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, बोलते चुप रहते हैं कि ताकि सरकार को बदनामी कराया जा सके? ऐसी बातें करते हैं। या तो आप लाइव टेलीकास्ट देखा करिए और उसके बाद इस तरीके से बातें करेंगे माइक बंद कर। राजनीति में हम लोग आए तो राजनीति तो करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? हम लोग मंदिर का घंटा बजाने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे, हम राजनीति करने आए हैं। और राजनीति हम अपने प्रदेश के लिए राजनीति करेंगे, अपने देश के लिए राजनीति करेंगे। की तरह इसने मेरी रिबन खींच दी, इसने मेरी चोटी खींच दी, ये वाली राजनीति थोड़ी ना करेंगे सर। नहीं, पहली बात जो कह रहा हूँ कि अगर आप खुद देखेंगे जब भी विपक्ष के किसी के नेता के ममता बनर्जी वरिष्ठ राजनेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। किस तरीके से बंगाल में उन्होंने सियासत का रुख बदला वो भी हमने देखा है। लेकिन ये माइक बंद कर दिया। आप ये समझिए कि अगर एकजुट होकर के तमाम विपक्षी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते, सारी मीटिंग अटेंड करने के बाद सामूहिक तौर पर एक पीसी करते, उसका इम्पैक्ट। और आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी का माइक बंद कर दिया गया। हमारे पास चर्चा का मुद्दा कुछ और होता सर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपने मुझे लगता है कि शुरुआत में सुना नहीं। मैंने शुरुआत में ही यही बात कही थी कि अगर ममता बनर्जी झूठ बोल रहे हैं तो वहां का कोई ना कोई फुटेज तो जरूर होगा ना। टेलीकास्ट हो रहा था तो उसका फुटेज जरूर होगा। महेश वर्मा जी, काउंटर है आपका। बीजेपी लाइव कर दे, उसको दिखा दे कि हाँ ममता बनर्जी का माइक बंद नहीं हुआ था। ममता बनर्जी ने तो वो बहिष्कार का ऐलान करके मीटिंग में भाग लेने आई थी। वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो तो माइक का एक बहाना था। तो बिल्ली को खिसियाने क्यों दे रहे हैं महेश जी? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप जो है इस देश के मुख्यमंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री ऐसी हैं जिस राज्य की हालत इतनी पतली हो चुकी है, आर्थिक बदहाली वहाँ इस कदर है। तो सारा आप जो है बारे में नहीं सोचोगे, आपका कोई हक नहीं है महेश जी। क्या आपका बंगाल और मणिपुर क्या देश के अंदर नहीं आता? मणिपुर और बंगाल क्या देश के अंदर नहीं आता? क्या आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती? कुछ बनती है या नहीं बनती? केवल राजनीति करेंगे आप लोग। तो उस पद पे बने रहने का आपने अधिकार खो दिया।
आपको मतलब अभी हार करके आए हो, अभी हार करके आए हो, उपचुनाव भी हार गए, लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन वही है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई आप लोगों की। अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं, उसी में अटके हुए, वही सारी बातें करोगे, वही अभी तो हारे हो। अभी अपनी विधानसभा के 3 सीटें हारे हैं। अभी पिछले हफ्ते विधानसभा की आप 3 सीटें हार के आए हैं। आप लोग की इस्तीफा तो आपको देना चाहिए था। आप जो है अपने दम पे बहुमत नहीं बना पाए तो पूरा एनडीए को शामिल कर लिया था। 10 साल तक एनडीए को आप भूल गए थे। 10 साल तक एनडीए याद ही नहीं था। वो अचानक एनडीए शुरू हो गया। बैसाखी के साथ भाग सकते हो। ठीक है, केवल ठीक है। देखिए, इस तरीके से सर जनता ना आपकी बात सुन पाएगी ना इनकी बात सुन पाएगी, किसी की भी बात नहीं सुन पाएगी। यश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। हाथ आप रेज कर रहे थे, इसके अलावा भी मेरा आपसे सवाल है सर। ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का क्वेश्चन रेज किया, ठीक है, उनका माइक बंद हुआ या नहीं हुआ ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन इस बीच मैं जो एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं ममता बनर्जी का माइक बंद हुआ या नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त भी मुद्दे हमारे पास हो सकते थे अगर आपका जो गठबंधन है उस खेमे के तमाम मुख्यमंत्री पहुंचते वहां पर सर। आप मेरा मुद्दा समझिए। जी, मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि हमारे पास चर्चा करने के बेहतर मुद्दे होने चाहिए, लेकिन उसका जो कारण है उसका केंद्र बिंदु आप विपक्ष को बनाएं, ये पूरी तरह से। यदि आपको ये लग रहा है कि ममता जी का माइक बंद हुआ नहीं हुआ ये मुद्दा बनाया जा रहा है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि ये फसाद की जड़ शुरू कहां से हुई। विपक्ष जहां भी खड़े होकर बोलता है या तो उसकी आवाज सुनी नहीं जाती या दबा दी जाती। लेकिन सर देखिए, एक मीडिया संस्थान है पीआईबी इस बात को कोड कर रहा है, मैं कोड नहीं कर रही हूँ, पीआईबी कोड कर रहा है, उसी को मैं दोहरा रही हूँ। पीआईबी कह रहा है कि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप देखेंगे तो ममता बनर्जी का नंबर जो है वो लंच के बाद आना चाहिए था, लेकिन उनको 7वें नंबर पर बोलने दिया गया और इसके अलावा बेल भी नहीं बजाई गई। ये पीआईबी कह रहा है सर। अगर ये बात सच है तो कहां से विपक्ष का गला घोटा गया है सर? आप फुटेज जारी करवा दीजिए, फुटेज जारी करवा दीजिए की बात कहे तो हम मान लें, बात की बात नहीं है, फुटेज जारी करवा दीजिए। ऐसा हो तो भी हम मान लें। ये जी बोले तो हम 1-2 बार में मान लें कि चलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार तो यही होता है। संसद में नेताओं के माइक बंद हो जाते हैं। अभी जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो एक दिन कहते हैं कि भाई परीक्षाओं पर चर्चा के लिए सदन नहीं, एक दिन वो कहते हैं कि चलिए 2016 के बाद तो 19 का चुनाव भी हो गया, 16 की बात छोड़ दीजिए, 50 साल पुरानी बात हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। तो ये भी तो देखा जाना चाहिए सरकार यानी कि भाजपा की सरकार इस समय क्या कर रही है। और आप थोड़ी देर पहले विकसित भारत की बात कर रही थी, मैं भी मानता हूं कि भारत को विकसित होना चाहिए, लेकिन विकसित भारत की जो छवि बनाई जाती है वो नहीं है जो भाजपा वाले बताते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान टाइम्स ने सोशल मीडिया पर यह खबर डाली है, स्वीडन में एक भारतीय महिला को उसके रेल टिकट का आधा पैसा वापस दे दिया गया क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा था। यहाँ भारत देश में वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट मिलती थी वो भी ले ली गई है और हवाई यात्रा के सवाल तो संसद में उठाने पड़ रहे हैं। किसी को अगर भारत देश में कहीं जाना हो तो लेकिन ये मुद्दे रेस कैसे होंगे यश जी? ये मुद्दे रेस कैसे होंगे? क्या डिबेट के दौरान आपके बोलने से ये मुद्दे रेज होंगे या सरकार के सामने नीति आयोग की बैठकों में, सर्वदलीय बैठकों में जब आपके नेता मौजूद होंगे वहां पर आप सरकार से ये बात करोगे? मुझसे ये बात करने से मैं कोई सुविधा लागू नहीं करवाने वाली हूँ सर। आई एम नॉट दैट पर्सन, आई एम नॉट अथॉरिटी। आप बिल्कुल आपने पूजा जी सही कहा। ये बात और ये जो काम अगर दल के लोग आकर इसलिए बोलते देश के ताकि लोगों में अपनी तरफ से जागरूकता दे महेश जी का, यश जी को और महेश जी को स्क्रीन प्ले। कि सवाल ये है, ये कह रहा हूँ ये मौका था, ये दस्तूर भी है कि नीति आयोग की मीटिंग की गवर्निंग काउंसिल के एक मेंबर के नाते बजट अभी आया था, मतलब ये विचार रखे जाते, कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए जाते, तो समझ में आता कि इस देश में एक बार महेश जी सुन लीजिए, यश जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए फिर मैं क्या होता है। सर इस तरीके से आपकी बात समझ में आएगी ना? यश जी बोलिए, कौन लोग हैं इस देश में? शब्द का मतलब ही यही है। इस प्रकार से लोकतंत्र को ध्वस्त करने पे तुले हुए हैं। महेश जी थोड़ा सा धैर्य सर, बोले नहीं दीजिए, बोलिए यश जी। इन्हें याद होना चाहिए कि जब ये विपक्ष में थे तब ये क्या करते थे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यदि आपको बाकी राज्यों हमने कभी भी इस तरह का बहिष्कार नहीं किया, तो आप इस तरह की नौबत ही क्यों आने देते हैं
कैरियर इतना लंबा अटका रहे और किसी भी राजनेता को इस तरह की बात कहनी पड़ती। अरे भैया, हम तो जिस दिन 2 सांसद थे और जिस दिन आप 2/3 बहुमत के साथ सरकार चला रहे थे और जिस दिन आप आपकी स्टेज में जिम्मेदारी मनमानी कर रहे थे, जनता के मुद्दों हम को कुछ नहीं रेज बोले करना, कभी। सरकार के हमने सामने एक बार नहीं 100 किया। बार रखना, लेकिन वो रखेंगे कैसे अगर बार बार आप बाइकआउट ही कर देंगे? वो मौके जिसमें सरकार का और आपका आमना सामना बिल्कुल। होता है, जिसमें नहीं, सरकार का और आपका मुंह चुरा आमना के सामना। भाग रहे हैं मैं आप। ये नहीं कह रही हूँ यश जी, आप क्यों मुंह चुरा के भाग रहे हैं? मेरा मुद्दा क्या समझिए। कारण है? मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके कि पास सरकार या तो ने बॉडी को असमानता भ्रष्ट या करते हैं। समानता नहीं की होगी, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर या अनफेयर नहीं हुआ होगा, मैं इस पर चर्चा कर ही नहीं रही हूँ। मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ कि आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, विपक्ष पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है? जनता ने आपको वोट दिया है, कुछ राज्यों के अंदर इसलिए आपको नहीं दिया सरकार ना। दी है सर, क्यों नहीं मैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पूजा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि आज ममता जी को 5 मिनट की बजाय पूरा समय दिया गया होता, जैसे कभी कभी आप भी दे देती हैं यहाँ पे, तो कम से कम भाजपा वाले ये कह सकते थे बाकी सभी मुख्यमंत्रियों से या जितने भी प्रतिनिधि जाते हैं नीति आयोग में कि भाई देखिए ममता जी को पूरा मौका दिया गया। लेकिन इस समय भाजपा ये कहने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए पुराने जो भी अरे ममता जी तो पहले से ही बोलते आ रही हैं, आज 2 दिन से चिल्लाते आ रही हैं, चीखते चिल्लाते हुए कह रही है, ऐलान करते हुए दिल्ली पहुंची कि हमें तो बहिष्कार ही करना है। तब आपका मुख नहीं खुला, तब आपने कुछ नहीं कहा। संजय चक्रवर्ती जी, संजय उन्होंने ये जिम्मेवारी मैं संजय जी आपको एक बयान याद दिलाऊंगी, मैं एक बयान याद दिलाऊंगी ममता बनर्जी का। बंद कर दिया गया। महेश जी इस बीच संजय जी को एक बयान में ममता बनर्जी का याद दिलाऊंगी। ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले या यूं समझिए कुछ महीनों पहले, पिछले साल की ये बात है, ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि 2024 में केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी और अगर ऐसा होता है तो मैं देश की माताओं बहनों के सामने और खासकर पश्चिम बंगाल की बहनों के सामने आंचल फैलाकर भीख मांग लूंगी, लेकिन केंद्र के सामने भीख मांगने नहीं जाऊंगी। सर ये स्टेटमेंट दिया था ममता बनर्जी ने। वो दिन भी आने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं जीएसटी का 1,71,000 करोड़ रुपए बकाया है और वो दिन आने वाला है, क्योंकि हम हर कोशिश कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अभिषेक बनर्जी ने भी जो है संजय जी कुछ उठाया राज्य सरकार एक स्कूल अगर खोली है तो बता दो, एक कॉलेज खोली हो तो बता दो, अरे सर आप बता दो गुजरात में कितने स्कूल कॉलेज खुले हैं, बनाया हो तो बता दो, मुद्दा समझिए सर, ईंट गारे से इमारत खड़ी कर दीजिए, लेकिन उसमें अब आप ये समझिए कि न्यूज इंडिया ईंट गारों से चैनल खड़ा कर दे, लेकिन एंकर को और अपने एम्प्लॉइज को अगर पेमेंट ही नहीं करेगा तो चैनल चलेगा कैसे सर? इसी तरीके से आपने ईंट गारे से इमारत खड़ी कर दी, लेकिन अपने टीचर्स को, अपने मनरेगा के श्रमिकों को अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो सर, तो कैसे राज्य चलेगा सर? पेमेंट देना है किस टीचर को? पेमेंट इनके झूठ बोलने चाहिए, झूठे मक्कार लोगों की संजय चक्रवर्ती जी और आदत बनी हुई है। श्वेत पर ये लोग है ना, आप दिखाइए ना कहां पे बोल के कोई संविधान के नाम पर झूठ तो आप लोग बोलते हैं, जुमले आप लोग छोड़ते हैं, झूठ आप लोग बोलते हैं, जुमले छोड़ने वाले आप लोग हैं। अभी प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा झूठ अभी बोला, अभी हाल ही में चुनाव में प्रधानमंत्री झूठ बोला कि 70 साल की ज्यादा उम्र के लोगों को हम जो है आपको स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। कहाँ है वो बजट? कहाँ है वो बजट? झूठ तो आप लोग बोलते हो, झूठा जुमला केवल इसी पे तो सारा। हमने क्या झूठ बोला? हम ये झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, प्रधानमंत्री जी हर भाषण में बोलते चले आए हैं कि 70 साल के ऊपर के लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाएगा। कहाँ है उसका बजट? उसका बजट कहाँ है सर? ठीक है रुद्र प्रताप जी के पास जाऊंगी, रुद्र प्रताप सिंह के पास जाऊंगी। ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। संजय जी थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। संजय जी एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने रेज किया है, एक बहुत अच्छा मुद्दा रेज किया है, उसी पर मैं सवाल ले रही हूँ। रुद्र प्रताप जी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि केंद्र सरकार जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं और न सिर्फ बीजेपी शासित समय में बल्कि पहले भी किसी की भी सरकार रही हो, केंद्र पर हमेशा से आरोप लगते ही हैं कि राज्यों के साथ और खासकर
गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ में बदसलूकी की जाती है, अव्यवहार किया जाता है, असमानता अपनाई जाती है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि राज्यवार श्वेत पत्र जारी करे केंद्र सरकार? ये पॉसिबिलिटी है क्या जो संजय चक्रवर्ती जी कह रहे हैं? एक बार मैं उस पॉसिबिलिटी पर अगर देखिए पूजा जी, अगर कोई भी चीज इस तरह की लाई जाए तो इसमें बुराई क्या है? हर चीज जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये मांग है सबकी तो लाया जाना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं। इस देश में जब से देश आजाद हुआ है हमेशा केंद्र और राज्य के बीच इसी तरह के तकरार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी इस तकरार नहीं हुआ है। हर आदमी की अपनी डिमांड होती है। अलग अलग सरकारों में अलग अलग पार्टियों की जो सरकारें होती हैं राज्यों में, वो इस तरह की बात करती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है और उनको करना भी चाहिए। यही तो देश की राजनीति है कि अगर आप अब कुछ भी बेहतर अपने तरफ करना चाहते हैं तो आपको मांग उठानी चाहिए और केंद्र सरकार को उस लेवल पर लाना चाहिए कि वो आपकी मांग को माने। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई भी इस तरह की जो अगर मीटिंग है और आप अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं होंगे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार आपको क्या देने वाली है? अगर ये मीटिंग में आप आते ही नहीं है, मीटिंग का बाइकआउट कर देते हैं, जितना जैसे मान लीजिए गठबंधन समर्थित जितने मुख्यमंत्री नहीं आए, इसका आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसका तो यही मैसेज है कि आप आए ही नहीं। जब इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है यही एक समन्वय बनाता है। केंद्र और राज्य का तो समन्वय हमेशा रहेगा। ऐसा तो है नहीं आज पहली बार केंद्र और राज्य की तकरार आपस में दिखाई दे रही, हमेशा रही और हमेशा रहेगी। ये कभी खत्म होने वाला नहीं सिलसिला है, क्योंकि कभी सारे राज्यों में केंद्र शासित सरकार हो ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि आप अपना पक्ष, लोकतंत्र में पक्ष रखने में बुराई क्या है? लोकतंत्र का तो परिभाषा यही है कि आप अपना पक्ष रखिए, वो पक्ष रखने का कोई भी आप तरीका अपनाइए। लेकिन जिस तरह की बातें अभी हो रही हैं कि हमारे साथ ऐसा, ये विक्टिम कार्ड की राजनीति इस देश में पहली बार देखने को मिल रही है कि विपक्ष इस तरीके से आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य। राजनीति में आप आए हैं, राजनीति में हर चीज आपके सामने पेश होंगे, लेकिन उस तरीके से आप उसकी काट ढूंढ दिए। अब इस तरीके से कि हमारा माइक बंद कर दिया गया, हमको टाइम कम दिया गया, ये कोई लॉजिक नहीं मुझे दिखाई देता है। बोलिए। आर्ग्यूमेंट को इग्नोर कर चुका हूं, पर अब होता जिन लोगों को ये विक्टिम कार्ड दिख रहा है विपक्ष का, उनको मैं याद दिला दूं, अभी भाजपा की एक बहुत बड़े नेता ने बहुत करुण स्वर में मीडिया के सामने बोला कि भाई प्रदेश के प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। ये क्या है? सिर्फ इसलिए कि उनको उनकी नीतियों के ऊपर संसद में उनकी आलोचना की गई, उसके लिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। इसको विक्टिम कार्ड यदि नहीं कहा तो क्या कहा जाए? मैं नहीं, ये किस तरह का कार्ड है? ये व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये हर भाषण में सिर्फ या तो कांग्रेस की बुराई करते हैं या फिर ये बताते हैं कि मैं गरीब था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पता नहीं क्या किया, कुछ नहीं पता। तो विक्टिम कार्ड हमें मत बताइए, आप लोग खुद विक्टिम कार्ड के पहाड़ पे बैठे हुए। हम आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि आप विपक्षी दलों के सारे राज्यसभा एरियर्स रोक देते हैं, आप जीएसटी के कहां पूछ रहे हैं यश जी? यही तो मैं सवाल कर रही हूँ कि पूछ कहाँ रहे हैं? ये डिबेट प्लेटफॉर्म नहीं है पूछने का। नहीं पूजा जी, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, ये डिबेट इस बात का प्लेटफॉर्म है कि हर पार्टी के लोग आके यहाँ जनता के बीच में अपनी तरफ से मैसेज दें और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जो प्लेटफॉर्म है जहां पर इन सवालों को उठाया जा रहा है। ये भी देखिए कि जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो इस बात का जिक्र कितनी बार हुआ है कि विपक्ष ने बायकॉट किया। राहुल गांधी जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, जिसके बाद उनको कई राज्यों के अंदर जीत भी मिली, इतना बढ़िया जनादेश मिला जिसको आप प्रोत्साहित करने वाला मानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या उस जनादेश का सम्मान विपक्ष कर रहा है क्या सर? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। पूजा जी, मैं आपसे एज अ कांग्रेस प्रवक्ता बात नहीं कर रही हूँ सर, आप एज अ इंडियन सिटीजन बात कीजिए। क्या आपके वोट की कीमत विपक्ष आज आपको दे रहा है क्या सर? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। एक नागरिक के तौर पर बात करना पसंद करता हूं और अभी भी वही कर रहा हूं, और मैं उसी नाते ये कह रहा हूं कि यदि इस आयोग की ममता जी को उनकी बात पूरी कहने दी जाती या पहले का ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा का ऐसा होता। सर, ममता जी के कंधों पर बंदूक रखना बंद कीजिए सर, अपनी बात कीजिए। पूजा जी, आपने महेश वर्मा को या ये विश्लेषक महोदय को नहीं रोका है, मुझे भी मेरी बात कहने जी बोले। मैं ये कह रहा हूं कि यदि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होता
तो बाकी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं मीटिंग अटेंड करने। इनके खुद के समर्थक जो नीतीश जी हैं वो नहीं, कोई तो कारण होगा। या तो कारण ये है कि भाई उनको मिल गया जो चाहिए इसलिए अब उनने परवाह नहीं, या फिर वो भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट यश जी, एक बात मैं बोलूं आपसे, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बात है, मुझे यहाँ पर अंग्रेजों का जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन अगस्त की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों के सितम से अगर कांग्रेस डर जाती, यहाँ पर कांग्रेस का जिक्र मैं कर रही हूँ सर, कांग्रेस डर जाती तो हम आजादी नहीं मनाते। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें सुनने का होता सर, इतने ज्यादा अधीर आप कैसे हो सकते हैं सर? क्या बात आप कर रहे हो यश श्रीवास्तव? नहीं, मैं अधीर नहीं हूँ पूजा जी। पूजा जी, मैं तो इस समय बड़ा अंग्रेजों के सितम की बात मैं बड़ा रोचक कांग्रेस कि आपने जो उत्तर दिया है, आपने अंग्रेजों की बिल्कुल सही लोगों को कांग्रेस के मर्जी वाले सितम से, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रैक रिकॉर्ड है तो हम इनसे बात स्वतंत्र देश में हम संसद में लगातार बात कर रहे हैं। एक बार कुंवर अजय जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। कुंवर अजय जी बोलिए। जी पूजा जी, थोड़ा सा पीछे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए। ममता दीदी ने हमेशा खेला किया है, सत्ता नहीं चला रही हैं। बंगाल की सत्ता पे जब से काबिज हैं, ये केवल खेला करती हैं। खेला तो नीतीश जी ने भी किया है अजय जी, ये खेला तो नीतीश जी ने भी किया है। सरकार किसी की भी हो, गठजोड़ कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। सर खेला का जिक्र अगर जेडीयू करेगा सर तो ये बड़ी नाइंसाफी हो गई सर। देखिए मैंने बोला था, आपने गलत मुद्दा छेड़ दिया। अब बोल रहे हैं संजय चक्रवर्ती, गलत मुद्दा छेड़ दिया। मत करिए। खेला का मतलब ये गलत मुद्दा छेड़ के फंस गए आप। इन्होंने हमेशा खेला की बात किया है। आप जब भी 3 बार पलटी मार गए, 5 साल में 3 पलटी मार गया और चौथी फिर मारने वाले हैं। अजय जी मुद्दा गलत छेड़ दिया, मुद्दा जो है वो आपने गलत छेड़ दिया। खेला का जिक्र नीतीश कुमार से बढ़िया किसके लिए हो सकता है? आप फिर पलटी मारेंगे, खाने बंद पड़े पलटी मारेंगे, आप तब जवाब देते नहीं बनेगा उस समय। ठीक है, महेश वर्मा जी के पास में आऊंगे। महेश वर्मा जी, मैं एक हेल्दी डिबेट पे विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि सभी प्रवक्ता जो आए वो अपनी बात रखें, उसके अलावा कुछ निष्कर्ष निकले डिबेट का। देखिए महेश जी, लगातार विपक्ष निशाना साधता रहा है सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि हमारे साथ में असमानता की जाती है। बीजेपी इंटरनल मीटिंग करती है सर, मुझे लगता है कि क्या राज्यवार श्वेत पत्र पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, या फिर एक ऐसी कोई पर्टिकुलर मीटिंग जिसमें आप कम से कम कॉन्फिडेंस में लीजिए। क्योंकि सर ममता बनर्जी ने एक आज स्टेटमेंट दिया है, उसको मैं दोबारा से कोट करूंगी और मैं अपने हिसाब से इसको कोट कर रही हूं सर, कि राज्यों को पंगु बना करके देश 2047 तक विकसित भारत नहीं बन सकता सर। ये बात एकदम सच है। और ये भी याद रखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के किसी भी कोने और किसी भी राष्ट्र में खड़े होकर कहते हैं कि 140 करोड़ देश की आबादी मानव संसाधन है सर, हमारा दिल जानता है कि कितनी वो मानव संसाधन है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो गोबर का कंडा बनाते हुए ये तक नहीं जानती सर कि किस जिले में रह रही हैं। बोलिए जी, अज्ञानता बस कोई अगर आपके दर्शकों को ये गुमराह करना चाहता है कि श्वेत पत्र जो है राज्य सरकार का जो है वो केंद्र सरकार जारी करेगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी चैनल पे किसी प्रवक्ता द्वारा इस तरह के मांग आना और ये कहना, और फिर उसको ये कहना कि वो पार्टी के बिहाफ पे इस तरह की बातें कहे और इस तरह की मांग उठाए, और फिर वो तो आपके हिसाब से न्यायोचित कदम क्या हो सकता है? देखिए, न्यायोचित कदम यही होगा जो आपने सवाल उठाया, जो कि ये गुंगे बहरे बने हुए हैं, इसका बौद्धिक पतन है। आज राहुल गांधी के पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो देश के बजट के बारे में कुछ बोल सके, कुछ कह सके। वो भी आपको सुन के हैरानी होगी कि आउट के काउंसिल के मेंबर है, वो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको वहां रहना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भी आज नदारद है। यश श्रीवास्तव जी, जवाब ये जो सवाल है सर, यश जी ये जो सवाल है, मैंने इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को कोट किया था सर। करें, आप लोकतंत्र का अपमान करें, आप लोकतंत्र पे प्रहार करें, आप संसदीय व्यवस्था पर प्रहार करें,
आप संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करें, आप बदनाम करें देश ठीक है महेश जी, क्लोजिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यश श्रीवास्तव 20 सेकंड नीचे से। उतारने की कोशिश करें, आप देशद्रोही की तरह काम करें। पहली बात क्या से मतलब ये बनता है? समझ में आता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि राज्यों के बारे में केंद्र सरकार को कुछ पता हो ही नहीं सकता है। सरकार से व्हाइट पेपर की मांग करके दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई। इनको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। हर राज्य जो अंततः केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, ये एक व्हाइट पेपर हम ले आए ना, राज्यवार उसके ऊपर ही बहस कर रहा है। नेता को बोल दो अगर उसके पास कोई है लॉजिक, उसके पास नहीं है, ठीक है, ज्ञान है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बहुत अच्छी लाइन है कि वो आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके दो ऐब हैं। एक ऐब कि तन के चलता है मुंह में जबान रखता है, तन के चलना मुंह में जबान रखना। आज विपक्ष के ऊपर यही आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो जबान कहाँ है? क्या उसके लिए मंच साझा कर रहा है विपक्ष? सोचिए, आपने विपक्ष को वोट दिया, किसी भी अपने पसंदीदा नेता को वोट दिया, वो नेता क्या आपके वोट का मूल्य चुका रहा है? जहां आपकी बात जिस तरीके से उठानी चाहिए क्या उठा रहा है? और केंद्र के बारे में भी सोचिए क्या कर रही है। परिवार का जिक्र तो वहां पर कुमार अजय जुड़े हुए थे, उन्होंने कर ही दिया कि क्या परिवार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्य है, या परिवार जब हम जिक्र कर रहे हैं तो 140 करोड़ देश की आबादी है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा शायद। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।